मौत जिंदगी का वो सच है जिसे हर एक को गले लगाना ही पड़ता है। जहां किसी अपने की मौत से ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक गई है, वहीं किसी अनजान व्यक्ति की मौत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी की मौत से किसी को फायदा हो रहा हो तो इंसान उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। महाराष्ट्र के नासिक में हुई इस औरत की मौत के पीछे क्या कारण था? वो लोग कौन थे जो उस औरत को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे और रास्ते में उसकी मौत हो गई? या फिर दोनों ने मिलकर इस औरत का खून कर दिया? या फिर किसी और ने उस औरत को मारा था और बॉडी को ठिकाने लगाने का काम इन दोनों को सौंप दिया था? या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? संचित आ जाओ, नाश्ता तैयार है। अरे अरे छोड़िए ना, हो गया काम बहुत। छोड़िए, बैठिए। संचित कहाँ है? संचित यार ये एग्जाम भी ना। द बेस्ट ऑफ लक बेटा आज के एग्जाम के लिए। तो सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है ना? जी पापा। गुड, वेरी गुड। अरे इसे सब आता है, अभी बस रिवाइज कर रहे हैं। क्या हुआ? हाँ? वो जूस गिरने वाला था। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सुनिए, वो उस वक्त कोई जूस पीस नहीं गिर रहा था। वो संचित मुझे अलग तरह से छू रहा था। अच्छा, नहीं वो ऐसा नहीं है। वो अरे गलती से हाथ लग गया होगा। नहीं, गलती से नहीं, मतलब वो। देखो फोन आ रहा है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, चलेगा? हाँ। क्या ये? नहीं तेरी कुछ भी गलती नहीं तो रिपोर्ट निगेटिव कैसे आ गए? बच्चा पैदा करने के लिए 2 लोग लगते हैं। हो सकता है मुझ में कोई कमी ही ना हो। क्या है मतलब तेरा? मतलब तुम भी जानते हो, बस मानना नहीं चाहते। एक बार जाके चेकअप करवा लो, प्रॉब्लम तुम में भी हो सकती है ना। हाथ मत उठाना, समझे ना? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अपनी पहली बीवी को तो घर से बाहर फेंक दिया क्योंकि वो बच्चा ना दे पाई। अब मुझे फेंकने की बात करते हो। उसके बाद तीसरी बीवी लाओगे, अगर वो भी बच्चा ना दे पाई तो क्या करोगे? हाँ, मुझ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मेरा दिमाग मत चाट, पहले बोल रहा हूँ तुझे। इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हो? चलो चेकअप करवाते हैं। चलो ना, चलते क्यों नहीं? चलो। मेरे पीछे पड़े रहते हैं, खुद का पता पता नहीं है। मेघा, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, साइन करने के पहले एक बार पढ़ लो। मेरे वकील ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है और उन्होंने मुझे समझा भी दिया है। मैं रेडी हूँ साइन करने के लिए। देखो मेघा, किसी भी कुंवारी लड़की के लिए ये करना बहुत बड़ी बात है। सोना के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मुझे मेरा यूट्रस निकालना पड़ा, इसीलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। देखो मेघा, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें एक बार रिवाइज करवाता हूँ। आशीष पाटिल और तृप्ति पाटिल के बच्चे की तुम सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो, वो भी अपनी इच्छा से। जब तुम इनको इनका बच्चा दे दोगी तब वो तुम्हें फीस के तौर पे 25 लाख रुपए देंगे। क्या तुम्हें ये टर्म्स कंडीशन मंजूर है? अच्छा, वो मुझे मेरे एडवांस का पैसा आज मिलेगा क्या? ये रहा तुम्हारा एडवांस 5 लाख रुपए। 5 लाख? आई
पैसे का इंतजाम हो चुका है, तू बस हिम्मत मत हारना। बाकी मैं सब संभाल लूंगी। 4 स्टेज कैंसर के इलाज के लिए बहुत पैसे लगते हैं, पर इन पैसों से हम ट्रीटमेंट शुरू तो कर सकते हैं। और जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे मैं किश्तें भरती जाऊंगी। खुश रहो बेटी, तुम अपनी कोख में एक जिंदगी पालने के लिए तैयार हो गई, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, पापा को इस दुनिया से गए 1 महीना हो गया। देखिए, नरेंद्र देसाई जी का वकील होने के नाते उन्होंने जो विल लिखी है उसे मैं आप सबके सामने पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है कि उनके दोनों बेटे संदीप और नचिकेत, जिसको भी पहले बेटा होगा वही बच्चा और उसका परिवार इस पूरी प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। और दूसरा भाई घर के बिजनेस में मदद करेगा, जिसके बदले में उसे हर महीने तनख्वाह दी जाएगी। क्या मजाक है? देखिए, कोई मजाक नहीं है, जो विल में लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ। और जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक उस हिसाब से घर का बिजनेस, एसेट और बाकी चीजें दोनों भाइयों को यूज करने का अधिकार होगा, पर प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं होगी। बाबा ने घटिया मजाक किया हमारे साथ। मरने के बाद भी वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि आपकी 4 साल की शादी और मेरी 2 साल की शादी में हमें आज तक बच्चा नहीं हुआ है। इट्स ओके नचिकेत, शांत हो जा। बाबा ने जो कुछ भी फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। कुछ भी हो, लेकिन हमें बाबा की विल को चैलेंज करना होगा। बाबा इस तरह से हमें बर्बाद नहीं कर सकते। नचिकेत, एक मिनट। अरे डर क्यों रहे हो? मैं हूं। आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, आज ऑफिस से तेरा दिमाग खराब है क्या? फिर से मुझे छुआ ना, बाबा को बोल दूंगी तेरे। ये ले। ये क्या है? बाबा जी का दिया हुआ प्रसाद है बेटा होने के लिए। तो ज्यादा सवाल मत पूछ, ये ले पी। क्या? नहीं, वो मुझे नहीं पीना प्लीज। अरे खाना पी ले, कुछ नहीं होगा। ये बहुत गंदा, मुझे नहीं पीना प्लीज। तूने बाबा जी के प्रसाद को थूक दिया, तुझे समझ में नहीं आ रहा? ये बेटा करने के लिए तू पी, कुछ नहीं होगा। अब देखना बेटा ही होगा। ये लोग तो बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और आप यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे तो टेंशन हो रही है, कहीं जायदाद उनके नाम ना हो जाए। मुझे नहीं रहना मैना का गुलाम बनके।
तुम्हें क्या सच में लगता है कि जादू टोना और टोने टोटके से प्रेग्नेंट हो सकते हैं? अरे बाबा लोग है ना, हमारी निराशा पे शिकंजा कसते हैं। अंधभक्ति है ये सब। जिस दिन वो प्रेग्नेंट हो जाएगी ना, उस दिन मैं तुमसे पूछूंगी कि अंधभक्ति है या क्या। वो संचित का है, मेरा बेटा है वो। पापा अपने बेटे को तुमने कंट्रोल में नहीं रखा? 17-18 साल का है और इतनी गंदी गंदी हरकतें करता है। संचित ने किया क्या है? इसके खिलाफ कंप्लेंट आई है। लड़कियों को छेड़ता है, हाथ वाथ लगाता है। एक कंप्लेंट तो इसी मोहल्ले की है और दूसरी कॉलेज के बाहर से। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था और संचित ने इसके पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे कुछ कांड कर दिया तो? सॉरी, मैं ध्यान रखूंगा आगे से ऐसा कुछ ना हो। वो जो लड़कियां है ना, उनके परिवार वालों से जाके हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा मैं। लेकिन अभी प्लीज संचित को छोड़ दो प्लीज। ठीक है, आप बोल रहे हो तो छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार कंप्लेंट आई तो सीधा हवालात में डाल दूंगा। ये कुछ नहीं करेगा ये संचित। क्या हीरो, समझ गया ना? मैं डॉक्टर की सारी बातें फॉलो कर रही हूँ, आप चिंता मत करो। आपको हेल्दी और तंदुरुस्त बेबी होगा। अच्छा दीदी, वो मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? कल हम लोग क्लिनिक में मिल रहे हैं ना, 5वें हफ्ते के चेकअप के लिए, तब तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। अपना ध्यान रखना। तू क्या कर रही है तू? अभी पूरे 3 घंटे 12 मिनट बाकी है व्रत खोलने में और तुझे खाना है। मुझे बहुत भूख लगी। मैंने खाना अंदर जा, देख बाबा जी ने। एटलीस्ट पानी तो पीने दो। जा अंदर। बहुत भूख लगी। बाबा जी ने ना खाए, तू जा अंदर। प्लीज प्लीज। बाबा जी माफ करना उसे। तुम बच्चे के लिए और कोई तरीका तो ट्राई नहीं कर रहे हो? कम से कम ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका यूज कर लो। अब ये सब बंद करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या है ये? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? सर आज सुबह एक जंगल में बॉडी मिली। ये देखिए सर, तुम तो चेक करो। सर आसपास चेक करो, कुछ मिलता है सर। सर पूरा एरिया चेक कर लिया, पर्स फोन या आईडी कुछ भी नहीं मिला है। सर बॉडी पे कोई और घाव के निशान नहीं है, गला दबा के मारा गया है और रेप और मोलेस्टेशन के कोई साइंस नहीं है। सीसीटीवी चेक करो, आसपास पूछताछ करो, इसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर बॉडीला पोस्टमार्टमला पाठवून द्या। ओके सर। बॉडी की पहचान हो गई है सर, मेघा सुतार नाम है। नागा पुलिस स्टेशन में मेघा की मां ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। ठीक है, उसकी माँ को बुला बॉडी की पहचान के लिए। ओके सर। मेघा, मेघा, मेघा। सर ये मेघा के वकील है, अतुल पेंट से। ये किस लिए है? सर 4 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया। तब से मेघा पढ़ाई के साथ साथ काम किया करती थी ताकि हम दोनों का गुजारा हो। फिर 4 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया और जिसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। तभी पाटिल फैमिली ने मेघा को अप्रोच किया सरोगेसी के लिए। सरोगेसी? हाँ सर, वो मेघा को बच्चा पैदा करने के लिए 25 लाख रुपए देने वाले थे। मेघा ने भी पैसों के लिए हाँ किया ताकि मेरा इलाज हो सके और अब मेघा ही नहीं है। एक्चुअली सर, जब मेघा 8 वीक प्रेग्नेंट थी तब कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तुम्हारी रिपोर्ट्स के अनुसार तो
तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो डिफॉर्म्ड है, मेरी पैदा होने के बाद उसमें डिफेक्ट होगा, उसके जिंदा रहने के चांसेस भी बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि बच्चा अबॉर्ट करेंगे। और मेरा बाकी का पेमेंट? यहाँ हम अपना बच्चा खो रहे हैं और तुम्हें पैसों की पड़ी है। हाँ तो ये काम मैंने पैसों के लिए किया था। ठीक है, तो अभी तक जो तुम्हें 8 लाख दिए हैं तुम वो रख सकती हो, बस इसके बाद हम तुम्हें और पैसा नहीं दे सकते। पर बात तो 25 लाख की हुई थी ना। अतुल जी आप कुछ बोलिए ना। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर किसी भी वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और ये बात आपके वकील को भी अच्छी तरह से मालूम है। और अगर ये बच्चा मैं डिलीवर करूँ तो तब तो तुम लोगों को मुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे ना। मेघा समझने की कोशिश करो, वो बच्चा 1 या 2 साल ही जिंदा रहेगा, तो क्यों उसे पैदा करे, उससे अटैच हो। और वैसे भी ये बच्चा हमारा है, तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि पैदा करोगी या नहीं? मुझे मेरे पैसे पूरे चाहिए। मेरी फैक्ट्री में अगर कोई डिफेक्टिव रॉ मटेरियल आता है ना तो मैं उसके पैसे नहीं देता। इट्स सिंपल। तुम लोग एक बच्चे को सामान और मटेरियल से कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये अभी जिंदा है, मेरे पेट में सांस ले रहा है। कैसे इंसान हो तुम लोग? देखो मेघा, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बाहर में गया तुम लोग का कॉन्ट्रैक्ट। अब तो ये बच्चा मैं डिलीवर करके रहूंगी, तुम लोग को जो करना है वो करो। मेघा फिर क्या हुआ? एक्चुअली मेघा के नाम मानने से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मुझे पाटिल दंपति का वकील जो है मिस्टर मनोज शिंदे, उसका कॉल आया कि पाटिल दंपति सेटलमेंट करना चाहती है। मेघा भी तैयार हो गई थी। 25 तारीख की मीटिंग फिक्स हुई थी। मेघा ने मुझे बोला था कि जब वो घर से निकलेगी तो मुझे कॉल करेगी, लेकिन उसका कॉल आया ही नहीं। और जब मैंने उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। वो तो घर से यही कह के निकली थी कि कुछ भी हो जाए वो पैसे लेके रहेगी, चाहे वो लोग बच्चा ले या ना ले। तो पाटली घर पहुंची थी? जी नहीं सर। उसका कोई दुश्मन, कोई बॉयफ्रेंड या कोई उसको तकलीफ देने वाला? नहीं सर, मेरी मेघा बहुत अच्छी लड़की थी सर। उसके साथ अगर जो कुछ भी हुआ है ना वो इन पाटिल लोगों की वजह से ही हुआ होगा। सर मैं मानती हूँ कि उस शाम हमने मेघा को समझौता करने के लिए बुलाया था, क्योंकि हम डिफॉर्म बच्चा नहीं चाहते थे, पर वो आई ही नहीं और उसने हमारा फोन भी नहीं उठाया। हमें लगा कि वो हमसे मिलना ही नहीं चाहती। सर ये तो हमारे लिए भी शौक की बात है कि मेघा की डेथ हो गई है, पर सर हमें नहीं मालूम उसे किसने और क्यों मारा है। 1 मिनट, मैं आपको पूछने नहीं आया, आपको बताने आया। उसने अबॉर्ट करने से इनकार कर दिया, आप लोगों ने उसको पैसा नहीं दिया, उसको मार दिया। सर आपके पास इस बात का कोई सबूत है? सबूत लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा और घसीटते हुए ले जाऊंगा, समझे? जब तक केस सॉल्व नहीं होता शहर छोड़ के नहीं जाना। एक्सक्यूज मी, आई कैन लीव द टाउन राइट? मुझे इगतपुरी में एक पार्टी अटेंड करने जानी है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? मेरा नाम सोना है एंड आई एम अब सर ये हमारी बेटी है और इसे ऐसे ही कपड़े पहनने का शौक है। शहर छोड़ के मत जाना। शिंदे, ये फैमिली के डिटेल्स के साथ साथ इनके कॉल डिटेल्स भी निकलवा। देखो 25 तारीख को मेघा यहाँ आई थी या नहीं। ओके सर। मेरा अपॉइंटमेंट है। अब बैठ जाइए, डॉक्टर आपको थोड़ी देर में देखें। सब ठीक है? ये लड़की को मैं जानती थी। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी ना तो हमारी बात भी हुई थी और इनफैक्ट हमारी ड्यू डेट भी आसपास की थी। इसका मर्डर हो गया। देवा, आजकल का कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए। तुम मन उदास मत करो। सर, जहां पर मेघा की बॉडी मिली थी उसके पास वाली रोड का सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये तो आशीष और उसकी बेटी सोना लग रहे हैं। इस चद्दर में मेघा हो सकती है। गाड़ी का नंबर भी क्लियर नहीं दिख रहा है। सर, मेघा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 25 तारीख की रात 10 से 11 के बीच में हुई थी, गला दबा के। और सर वो 8 वीक्स प्रेग्नेंट थी। 10 से 11 के बीच? उसकी माँ का कहना था वो घर से बाहर 4 बजे निकली। मर्डर हुआ 10 से 11 के बीच।
तो 6 घंटे में ऐसा क्या हुआ? वैसे उसको कोई परेशान भी नहीं कर रहा था। वो कौन से क्लिनिक में जाती थी? न्यू मैटरनिटी हॉस्पिटल सर। चेक करो, शायद कुछ मिल जाए। यस मैम, हम लोग को पता चला मेघा के मर्डर के बारे में। बहुत अच्छी लड़की थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कुछ बता सकती हो मेघा के बारे में? मैम मेरी रिपोर्ट्स आ गई क्या? हाँ मैम, आप कोमल से भी पूछ सकते हैं, वो भी मेघा से अक्सर बात करती थी। मैम बस प्रेगनेंसी को लेके हमारी 1-2 बार बात हुई थी। पर्सनल लाइफ के बारे में ना उसने कभी कुछ बताया और ना ही कभी मैंने उससे कुछ पूछा। ओके, टेक केयर। पुलिस क्यों आई थी? वो मेघा के बारे में पूछताछ कर रही थी। सब ठीक है? मेरा मतलब है तुम माँ बनने के लिए बहुत छोटी हो। वो असल में गल्फ से मेरे लिए एक रिश्ता आया था, अच्छा लगा तो हाँ कर दिया मैंने। फिर उसके बाद शादी करके मैं नासिक आ गई और मेरे हस्बैंड जॉब पे वापस चले गए। फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो घर पे कोई है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए? नहीं, मैं अकेली ही हूँ, पर 8वें महीने पर मेरे पति वापस आएंगे डिलीवरी के लिए। तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, मुझे फ़ोन करना। अपना नंबर दो। ये आपका दूसरा बच्चा है? तीसरा? पहला। अरे अरे क्या कर रही है तू? अरे नहीं, तुझे यहाँ नहीं सुना। एक मिनट आ जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तू ठहर जा, आजा। ये क्या है ये सब? बाबा ने कहा है कि आज के बाद तुम्हें यहाँ सोना होगा, हमें लड़का होगा। आजा। गुड नाइट। सर मेघा का बैकग्राउंड क्लियर है, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। उसका किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो क्लिनिक में भी सबके साथ अच्छी थी। सर 25 तारीख की रात की आशीष और सोना की मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से रात 11 बजे दोनों ने सेम रूट फॉलो किया था जहां हमें मेघा की डेड बॉडी मिली। वहां से 1 किलोमीटर दूरी पे दोनों के फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क हो गए और सर उसके बाद रात 2 बजे दोनों के फ़ोन नेटवर्क में आ गए। घर जाते टाइम दोनों ने वही रूट क्रॉस किया था। ऐसा तो नहीं कि बाप और बेटी मिलकर मेघा की बॉडी डंप कर रहे थे? बहुत होशियार हो तुम लोग। जहां मेघा की बॉडी डंप की थी उससे 1 किलोमीटर पहले तुम लोगों ने तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, है ना? हाँ, नहीं बताओगे? मत बताओ, हमारे पास तरीका है। शिंदे, स्मिता, क्या है ना? सर मैं बताता हूँ। वो सोना को पब जाना और दोस्तों के साथ पार्टी करने का शौक है। वो क्या आजकल के यंगस्टर को शौक नहीं, ये तो रोग लगा है। लेट मी स्पीक पापा। प्लीज। सर मैं लेस्बियन हूँ और पब में दूसरी लेस्बियन लड़कियों से मिलने जाती हूँ। वैसे भी वहाँ गेस और लेस्बियन के लिए अलग से एरिया बना रखा है। और सर ये पब काफ़ी दूर है तो मैं सोना के साथ जाता हूँ। वहाँ बार पे बैठ के मैं 1-2 ड्रिंक ले लेता हूँ और जब सोना फ्री होती है तो उसके साथ घर आ जाता हूँ। तो पब अगर बहुत दूर है तो बाइक पे क्यों जाते हो? क्योंकि मुझे बाइक पसंद है। इनफैक्ट जब मैं अकेली भी होती हूँ तो बाइक लेके जाती हूँ। गुड, चलो मान लिया तुम्हें बाइक पसंद है। वो पब में फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? सर वो आजकल पब में जैमर्स लगे होते हैं ना, मैं आपको पब की पूरी डिटेल्स देता हूँ, पर हमारा मेघा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। तुम्हें क्या लगा हमारे दिमाग को जामर लगा है? हाँ? जब तक केस सॉल्व नहीं होता शहर छोड़ के नहीं जाना। डिटेल क्या है इनसे? क्या नाम है पब का? शिंदे पता करो ये आशीष की कहानी सच है या झूठ। अगर सच है तो फिर मेघा को किसने मारा? ठीक है सर। हाँ तृप्ति, क्या? ठीक है हम आते हैं। सर सिन्नर हाईवे पर एक औरत की लाश मिली है। आप लोग सब पीछे हटिए। चला पीछे इधर हो जाए। अरे इधर देख, चल। ये क्या है रे? मेरे साथ नहीं गई थी? हाँ? चल लिखा। सर
उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी। गला दबाकर मारा गया है सर। कर दे, कैसा पड़ लगा? सर कोई क्लू या आईडी नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर। जब और एक काम करना, इसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दे। सर जय हो बाबा जी की। ये काढ़ा जरूर असर करेगा, बाबा जी ने गारंटी दी है। बाहर में जाए तुम्हारा काढ़ा, बाहर में जाए तुम्हारे बाबा जी। पिछले 2 महीनों से प्रेग्नेंट होने के नाम पे तुमने मुझे टॉर्चर करके रखा है। अच्छा कि तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा सकते? 2 साल से हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ हुआ? तुम चुप रहो। क्या हुआ नचिकेत, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? देखो भैया, आप है ना सीधा बनने का दिखावा मेरे सामने मत करो। आप लोग भी तो कोई ना कोई दाव पेच खेल ही रहे हो ना बच्चे के लिए। ये क्या बोल रहे हो नचिकेत तुम? आपको क्या लगता है कि हम क्या बेवकूफ है? आपको भी प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं? ये बाबाओं के चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। अगर किस्मत में बेटा लिखा होगा तो वैसे ही मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा भैया। मैं कब से इन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये कि समझ ही नहीं रहे। भैया भैया प्लीज आप मुझे बचा दो, मुझे नहीं पीना ये सब। मतलब क्या? तुझे बचा नहीं चाहिए? तो ठीक है, आज के बाद तू इस घर में भी नहीं रहेगी। मैं किसी और से बच्चा कर लूंगा। वैसे भी बाबा के विल के हिसाब से मुझे बेटा होना चाहिए, पर किससे होना चाहिए वो नहीं लिखा। मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? वो गुस्से में इसलिए वो बोल गया है, ऐसा वो कुछ नहीं करेगा। सर, ये फोटो में जो औरत है ये सुगंधा है। आप बैठिए। ये सुगंधा आपकी वाइफ है? नहीं सर, ये मेरी मेड थी। सर 6 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हुआ था और उसके 1 साल बाद उसने हमारे यहाँ काम करना शुरू किया था। तब से वो हमारे साथ ही रहती थी सर। ये कब से गायब है? सर 31 की शाम को वो ये कह के निकली थी कि उसे कुछ काम है और वो जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस आई नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने कल भी उसे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन सर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। आज सुबह मैंने पेपर में फ़ोटो देखी सर। इतने दिन हो गए गायब हो गए, आज आप आ रहे हैं? सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर। सर जब वो बाहर निकली थी तो वो रमाकांत से भी मिलने गई थी। ये रमाकांत कौन है? रमाकांत भोयर उसका पति था सर। था मतलब? सर 6 साल पहले वो बच्चा न होने की वजह से उसने उसे घर के बाहर कर दिया था और 5 साल से सुगंधा हमारे यहाँ काम करने लगी थी। और तब मेरा बेटा संजित 13 साल का था। सर एक माँ की तरह वो उसकी देखभाल कर रही थी सर। तृप्ति, इनका एड्रेस और डिटेल्स ले लो। सर चलिए। सुगंधा मर गई? साहब कैसे, कब? नाटक मत कर। उसको गला दबा के मारा है किसी ने। शक है तूने मारा है? अरे नहीं साहब, मैं क्यों मारूंगा? ये सब बकवास है साहब, माँ कसम मुझे पता ही नहीं। तब तक क्यों न करे, मरने से पहले यहाँ आई थी वो। अरे साहब यहाँ क्यों आएंगी? सर वो यहाँ मुझसे मिलने आ रही थी। मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई थी। तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो? क्योंकि मुझे पता है रमाकांत तुम्हें मारता है, जैसे मुझे मारता था। क्योंकि तुम उसे बच्चा नहीं दे पा रही हो और दे भी नहीं पाओगी। पर क्यों? क्योंकि कमी रमाकांत में है, हम में नहीं। मेरे पास रमाकांत की मेडिकल रिपोर्ट है जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई। क्या मैं वो रिपोर्ट देख सकती हूँ? ठीक है, मैं 1-2 दिन में आती हूँ। सच है ये? साहब ये सब सच है, लेकिन मैं यकीन करना नहीं चाहता है कि ये मेरे अंदर खोट है और मैं सुगंधा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता रहा। और उसके बाद तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाने लगा। सुगंधा ने कभी कन्फ्रंट करने की कोशिश क्यों नहीं की? डिवोर्स क्यों नहीं लिया? सुगंधा ने मुझे बताया था वो परेशान हो चुकी थी और वो इनसे अलग होना चाहती थी। वो तुम्हें रिपोर्ट दिखाने आई थी? नहीं सर, वो आने वाली थी पर आई नहीं। मैं उसका इंतज़ार करती रही और मैंने उसे कॉल भी किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ठीक है, चल घूम। ये कौन है? साहब ये मेरा भांजा है, जरा शर्मिला है, गांव से आया नौकरी ढूंढने के लिए। शर्मिला है? हाँ हाँ। चुप चुप के क्या देख रहा था? कुछ नहीं साहब। नाम क्या तेरा? हर्षिल। हाँ हर्षिल सोनावने। पुलिस अभी तक मेघा के मर्डर को ही सॉल्व नहीं कर पाई थी और अब सुगंधा का मर्डर हो गया।
दिनकर के परिवार के बारे में पूछताछ के दौरान पुलिस को दिनकर और सुगंधा के नाजायज रिश्ते के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने बताया कि शुरू में सुगंधा दिन में काम करके घर चली जाती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद वो अपने सामान के साथ दिनकर के घर में आकर रहने लगी। सबने बताया कि दिनकर और सुगंधा पति पत्नी की तरह रहते हैं और सुगंधा संचित को अपने बेटे की तरह पालती है। पड़ोसियों के अनुसार संचित बेहद अजीब व्यक्ति था। पुलिस को पता चला कि संचित को लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में बीट चौकी में कुछ घंटों के लिए बंद रहना पड़ा था और वहां से पुलिस को कुछ क्लू मिलने शुरू हुए। सर ये तो सेम टू सेम दिख रहा है, बस लोकेशन अलग है। सर क्या ये आशीष और सोना? लेकिन ये लोग सुगंधा को मारेंगे क्यों? आखिर कनेक्शन क्या होगा इनका उसके साथ? और दोनों बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में थी। सर, सुगंधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, सुगंधा की मौत भी मेघा की तरह गला दबा के की गई थी और सुगंधा 6 वीक प्रेग्नेंट थी। किसका बच्चा था? क्या ऐसा तो नहीं ये दिनकर ने सुगंधा को मारा, लेकिन दिनकर मेघा को क्यों मारेगा? सर मैं किसी को क्यों मारूंगा सर? क्योंकि सुगंधा प्रेग्नेंट थी और बच्चा अपनाने के लिए वो तुम पे दबाव डाल रही थी। सर मेरा और सुगंधा का रिश्ता था और मुझे पता था वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका खून करूं ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। सर उसे रमाकांत ने मारा होगा। क्यों? सर रमाकांत को किसी भी हालत में बच्चा चाहिए था। तू भूल जा कि मुझे कैसे पता चला कि तू पेट से, बस इतना बता दे कि मुझे बच्चा देगी या नहीं देगी। वैसे भी दीपा से तो बच्चा नहीं हो पा रहा, तू मुझे दे दे। आलिया, पहले तूने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं बांझ हूँ, फिर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब तू मुझसे मेरा बच्चा लेने आया है। वैसे भी तू बच्चे का क्या करेगी? तेरे सेठ को तो बच्चा नहीं चाहिए, उससे अच्छा है कि मुझे दे दे। मेरे सेठ को बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये फैसला लेने वाला तू कौन होता है? तो तुम कह रहे हो कि रमाकांत को उसने बच्चा देने से इनकार कर दिया, इसलिए रमाकांत ने सुगंधा को मारा? हाँ सर मुझे तो ऐसा ही लगता है। वैसे बच्चा था किसका? किसका था? मेरा था। शिंदे एक काम करा, ये दिनकर का डीएनए टेस्ट करवाओ और बच्चे की फिटनेस से मैच करके देखो देखो सच बोल रहा है क्या। वैसे रमाकांत भी कातिल हो सकता है सर। उसका भांजा हर्षिल 17 साल का है और उसका घर भी वहीं पास में है जहाँ पर हमें सुगंधा की डेड बॉडी मिली और उसके पास एक बाइक भी है। तो वैसे तो ये दिवाकर और उसका बच्चा संचित भी कातिल हो सकते हैं, इनके पास भी बाइक है। एक काम करो शिंदे, इनके CDR लोकेशन निकलवा, तब तक रमाकांत से बात करते हैं। ठीक है सर। हाँ साहब, मैं सुगंधा को मिला था, बच्चे के लिए बात भी हुई थी। उसमें गलत क्या है आप बोलो ना? मुझे बच्चा चाहिए, मैं क्यों मारूंगा उसे, जबकि दिनकर के साथ मेरी डील भी हुई थी। डील? हाँ साहब। देखो बहुत सीधी सी बात है, सिंपल। तेरे को बच्चा चाहिए और मुझे सुगंधा। जब सुगंधा को 8वां महीना लग जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और जब वो बच्चा डिलीवर कर देगी तो तुम बच्चा रखना और सुगंधा को वापस भेज देना मेरे पास। सिंपल, दोनों का काम हो जाएगा। अगर ऐसी डील हुई थी तो ये रमाकांत सुगंधा को क्यों मारेगा? लेकिन दिनकर और रमाकांत ये दोनों सच नहीं बोल सकते सर। यू राइट शिंदे, इन दोनों में से कोई एक जरूर झूठ बोल रहा है। दोनों स्ट्रांग सस्पेक्ट है, दोनों के पास बाइक है और दोनों के घर में 17 साल का बच्चा भी है। सिर्फ दोनों के मोटिव क्लियर नहीं है। शायद हो सकता है कि दिनकर ने सुगंधा को इसलिए मारा ताकि वो बच्चा किसी और का था, या ये भी हो सकता है कि सुगंधा ने दिनकर की डील मानने से मना कर दिया और सुगंधा इस डील के लिए राजी नहीं हुई, शायद इसीलिए रमाकांत ने उसे मार दिया। सर, मैंने हर्षिल का बैकग्राउंड चेक किया, उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है सर। पड़ोसियों का कहना है कि जब से वो यहाँ रहने आया है तब से वो अपने ही घर के आसपास फोन के साथ ताक-झाक करता रहता है, जैसे कि जासूसी कर रहा हो, फोटो लेता रहता है। और जब से वो यहाँ नासिक रहने आया है तब से वो ऐसा ही है। ये अजीब है सर। उससे भी ज्यादा एक और अजीब बात है, जब से वो यहाँ नासिक रहने आया है तब से उसकी फोन की लोकेशन अक्सर सुगंधा के घर के पास की भी है। अच्छा, उठाओ उसको। सर, हर तो अम्बट शौकीन है तू। उम्र क्या है तेरी? क्यों करते थे सब? सर मुझे दीपा पसंद है, मुझसे सिर्फ 1.5-2 साल ही तो बड़ी है, तो बस अपने मजे के लिए कभी कभी फोटो और वीडियो निकाल लेता था और कुछ नहीं साहब। वो तेरी पहली वाली मामी सुगंधा हुई पसंद होगी ना? नहीं साहब,
मामी पसंद तो थी, लेकिन इस तरह नहीं। यकीन कैसे करो तेरे ऊपर? हो सकता है तूने उसके ऐसे छुप छुप के वीडियो निकाले होगे, तेरे को उसने रेड हैंड पकड़ लिया, तेरे को डर लगा तेरा भांडा फूट जाएगा, तूने उसको मार दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं सुगंधा मामी से मिलने ज़रूर जाता था, क्योंकि वो मुझे पैसे देती थी, कभी 100 कभी 150। मेरा बस खर्चा निकल जाता था साहब, और कुछ नहीं। हर्षिल, ये 100 रुपये रख और जल्दी वापस आना, ठीक है? हाँ मामी, ज़रूर आऊँगा। तू उसके घर जाता था, तेरे मामा को पता था, मामा ने तेरा इस्तेमाल किया और उसको मार दिया। भाई शपथ साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक केस खत्म नहीं होता इसको चाइल्ड केयर सेंटर में रखो। सर चलो। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है, सिर्फ 50% डीएनए मैच हुआ है। 50%? इसका मतलब ये बच्चा दिनकर के बेटे संचित का है। सर, दिनकर के फोन लोकेशन के अकॉर्डिंग जिस दिन सुगंधा दीपा से मिलने गई थी, उस दिन दिनकर सुगंधा को फॉलो कर रहा था, और बाद में जहां हमें सुगंधा की बॉडी मिली थी, वहां पे भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उसे फॉलो किया गया था। एक काम करो, दिनकर और संचित दोनों को लेके आओ। हाँ सर, बच्चा संचित का ही था। कैसे लोग रहे तुम? हाँ, फिर वो शर्म नहीं आती? बाप बेटे मिलकर एक लड़की के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तू तो उम्र से बड़ा है ना, वो छोटा है। इसकी उम्र तू जब वह करे, हाँ दाढ़ी करता है तेरा? सर, मैं सुगंधा से सच्चा प्यार करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संचित की हरकतों की वजह से कॉलोनी में लोग बातें बनाने लगे थे। संचित कभी भी किसी को भी छेड़ता था, और सर लोकल कांस्टेबल ने भी मुझे वार्निंग दी थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था सर मैं कैसे कंट्रोल करूं। बुलाया आपने? हाँ, जाओ जाओ जाओ। अच्छा, ये तुम्हारा बेड है और तुम यही सोओगी संचित के साथ। कैसे आदमी हो तुम सोच भी कैसे सकते हो साहब? पता है ना तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? बेटे की तरह देखती हूँ उसको मैं। चुप, ये सिर्फ मेरा बेटा है और किसी का नहीं। तू बात को समझ लेना। देखना, मैं काम पे जाता हूँ, तू बिजी रहती है। अगर इसने किसी का रेप कर दिया तो देख, इसकी उत्तेजनाओं को शांत करना ही होगा। इससे पहले ये कोई कांड करे और पुलिस उसे पकड़े तो मैं इसके साथ सोना ही होगा। देख, हाथ एक बाप तेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, यही तरीका है। कभी नहीं। सुनना, देख, अरे मैं तेरे को पैसा दूंगा, मैं हर बार तू इसे शांत करेगी ना, मैं जितना देता ना उससे दुगने पैसे दूंगा मैं। नहीं चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे। ठीक है, तेरे को जाना है, जा किसी और औरत को ढूंढ लेता हूँ, हाँ, जो मेरे लिए ये काम करते हैं, और उसके बाद तेरे को ना एक घर से बाहर धक्का मार के फेंक दूंगा मैं। तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मैं। इधर देख, हाँ या ना? फाइनली सुगंधा मान गई, तो उसके बाद संचित और सुगंधा रोजाना रिश्ता बनाने लगे। लेकिन सर, जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने इसके साथ रिश्ता बनाने से मना कर दिया। लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आ रहा था, फिर मुझे उसे धंधे वालों के पास ले जाना पड़ा। 31 की रात को भी मैं उसे सिन्नर रोड के रेड लाइट एरिया में ले गया था, जहां आपको सुगंधा की बॉडी मिली थी। कि तेरी कहानी है ना सिगरेट फिल्म की, मुझे पसंद नहीं आई। पैसे वापस ले लूंगा मैं तेरे से। हाँ, जब तक केस सॉल्व नहीं होता यहीं रहेगा। इनको अंदर रखो, कहानी लिखो। जा चल। सर, मैंने कुछ नहीं किया। चल। पुलिस को पता चला कि वाकई मर्डर वाली रात दिनकर और संचित रेड लाइट एरिया में थे। इसका मतलब यह था कि ये दोनों सुगंधा के कातिल नहीं हो सकते थे। पुलिस ने मेघा और सुगंधा के घर के आसपास का डंप डाटा निकालने का विचार किया। मर्डर वाले दिन जिस समय मेघा और सुगंधा ने घर छोड़ा था और जब उन दोनों का फोन स्विच ऑफ हुआ था, डंप डाटा के आते ही पुलिस ने उनमें से एक कॉमन नंबर ढूंढ लिया जो मेघा और सुगंधा की लोकेशन के आसपास ही था। जिस दिन वो दोनों गायब हुई थी, यही नंबर न्यू मैटरनिटी क्लिनिक में भी एक्टिव हुआ था, जहां मेघा और सुगंधा अपना चेकअप कराने के लिए जाती थी। डंप डाटा में जो नंबर मिला वो किसी अननोन आदमी का नहीं, बल्कि मेघा के वकील अतुल पेंट से का था। देखो, आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, मेरी पहचान ऊपर तक है। ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा आप पे कि आप सबका करियर तबाह हो जाएगा। अच्छा, तो तू ये जानता नहीं, तेरी पहचान ऊपर तक है, मेरी पहचान ऊपर वाले से है। दिखाओ, दाखवा।
सर बताता हूँ सर मैंने मेघा और सुगंधा का किडनैप किया है सर। मेघा मेरी क्लाइंट थी और मुझे पता था कि वो प्रेग्नेंट है, और सुगंधा की प्रेगनेंसी के बारे में मुझे हॉस्पिटल से पता चला था सर। आपका ये दूसरा बच्चा है, तीसरा? पहला। मुझे तो बस ये कहा गया था कि 6 से 10 हफ्ते की प्रेग्नेंट औरतें चाहिए। मुझे पता था कि मेघा का पाटिल दंपति के साथ कोई पंगा चल रहा है, इसलिए जब वो उस दिन मीटिंग के लिए जा रही थी तो मैंने रास्ते में से ऑटो। अरे मेघा, हाँ मैं इधर से निकल रहा था, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ। आइए, आ जाओ अंदर, आ जाओ। कम ठीक है। वो जरा शीशा थोड़ा देर कर। सर मैंने सुगंधा के साथ भी ऐसा ही किया। जब वो सुनसान सड़क से जा रही थी तो उसे किडनैप करके उसे भी डिलीवर कर दिया सर। किसको? मैं देसाई परिवार का भी वकील हूँ। दोनों भाइयों में बेटा पैदा करने की होड़ लगी हुई थी ताकि वो लोग प्रॉपर्टी को हासिल कर सके। वो उनमें से एक भाई है सर जो किसी तांत्रिक बाबा को मानता है। वो तांत्रिक बाबा ने उनको बोला था कि अगर 3 प्रेग्नेंट औरतों की बलि चढ़ाएंगे तो बेटा होगा पक्का सर। मेगा के बाद मैंने बाकी 2 डिलीवरीज के लिए न्यू मैटरनिटी हॉस्पिटल का सहारा लिया। तूने बोला 3 औरत, तीसरी औरत कौन? सर जब आप लोगों ने मुझे उठाया उससे बस थोड़ी देर पहले ही मैंने तीसरी डिलीवरी किया सर। किसको? सर वो सर बता रहा हूँ सर। इधर जो जंगल है ना, अब बलि देने का समय आ गया है। रुक जाओ! पकड़ स्मिता, एम्बुलेंस से बोलो। चल। अरे मुझे किसी ने हाथ लगाया तो श्राप दे दूंगा। श्राप दे। त्याचा टक्कल करा आणि गाडवावरनं धिंडा काढायची। तेरा खेल खत्म। अतुल ने हमें सब कुछ बता दिया। इसके सारे सब धंधा करता था ना तू? हाँ, इस बाइक पे बॉडीज को लेके जाता था ना तू? एक बात बता, अलग अलग डायरेक्शन में क्यों बॉडी फेंकता था तू? सर बाबा ने कहा था। किसने कहा था ना तेरे को? वो सुगंधा की डेड बॉडी गलती से वहां गिर गई थी। लेकिन वहां गाड़ियां बहुत सारी आ रही थी, इसलिए हमें उस डेड बॉडी को वहीं पर ही छोड़ना पड़ा। बाइक पे कौन लड़का था तेरे? हाँ? राजश्री। सर हमें पता था कि वहाँ कैमरास लगे हुए हैं, इसलिए चकमा देने के लिए राजश्री लड़के के कपड़े पहनती थी। सर हमें तो बस लड़का चाहिए था। दूसरों की कोख उजाड़ कर खुद के घर में दिया जलाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, अब जेल में अंधेरे में बैठो। चल। बलि चढ़ाना सदियों पुराना तरीका है, एक अंधविश्वास है। अपनी खुशी, उन्नति और तरक्की के लिए किसी दूसरे इंसान की बलि चढ़ा देना, एक औरत जिसके पेट में एक नई जिंदगी पनप रही है, उन दोनों को खत्म कर देना ताकि अपने घर का चिराग जल सके, ये कैसी मानसिकता है? अगर संदीप और नचिकेत के पिता ने अपनी वसीयत में ये नहीं लिखा होता कि जिसके यहां सबसे पहले बेटा होगा वही प्रॉपर्टी का हकदार होगा, तो शायद आज मेघा, सुगंधा और सुगंधा के पेट में पल रहा बच्चा जिंदा होता। वहीं दूसरी ओर पाटिल दंपत्ति, रमाकांत, दिनकर और संचित जैसे लोग भी किसी अपराधी से कम नहीं हैं। इन लोगों ने औरतों का शोषण किया है। इस बीच एक सुखद अंत हुआ, और वो ये कि कुछ महीनों बाद कोमल ने एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया। मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोग कहते हैं कि आज के आधुनिक युग में हम मशीनों के गुलाम बन चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे जटिल मशीन कौन सी है? वो है इंसानी दिमाग। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति होती है कि वो जटिल से जटिल और सूक्ष्म से सूक्ष्म काम कर सकता है। आज हमें धरती के गर्भ से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक सब पता है, और ये सब संभव हुआ हमारे इंसानी दिमाग की
शक्ति के कारण। लेकिन जहां एक तरफ कुछ महान सकारात्मक लोगों का दिमाग हमारी दुनिया को खूबसूरत बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे कुंठाग्रस्त लोग भी हैं जो इसे नरक से भी बदतर बनाने पर तुले हुए हैं। हमारे समाज में अपराध और अपराधियों की संख्या में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी होना इस बात का सबूत है। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो एक अच्छे खासे इंसान को शातिर अपराधी बनाती है? आइए समझते हैं आज के क्राइम पेट्रोल के इस केस में। जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ ही यादगार दिन होते हैं, कुछ बहुत अच्छे और कुछ बहुत खौफनाक, लेकिन मेरे लिए सारे दिन एक जैसे हैं। सुनो ना, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मार्केट जाना था नई क्रॉकरीज खरीदने। अच्छी भली तो है क्रॉकरीज, क्या प्रॉब्लम है? 1000 बार बोल चुकी हूँ, ये क्रॉकरीज बेकार हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? कोई भी चीज पुरानी हो जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। अब ये बेकार है। ये जो ड्रामा करना है ना तुम्हें, कहीं और जाके करना। पुराने और बेकार तो तुम भी हो चुके हो। क्या तुम्हें भी ग्लास और प्लेट्स की तरह फेंक दूं मैं? मेरी किस्मत ही खराब है। मेरा एक बहुत ही साधारण आम दिन था वो। सर आजकल है ना, कोई भी विंडो शॉपिंग में जाके अपने जूते नहीं घिसता, जस्ट अ क्लिक और घर बैठे शॉपिंग हो जाती है। सर ऑनलाइन मार्केटिंग में ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। हमसे बेहतर लेदर आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगा। और सर हमारे ये जो इंडियन ट्रेडिशनल डिजाइन है ना, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी डिमांड है। और सर ये बिजनेस प्रपोजल मेरी बेटी ने बनाई है, देखिए सर एक बार। मेरी बेटी बहुत ही होनहार, मेहनती और इंटेलिजेंट है, बस थोड़ा फाइनेंस चाहिए आपसे। क्या हुआ? सीट बेल्ट लगाया हुआ है, गाड़ी स्पीड लिमिट में है, क्यों रोका? रूटीन चेकअप। सर कंट्रोल रूम में एक आदमी का फोन आया, उसी ने इन्फॉर्म किया। या फिर इसे पहले से मार कर जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। गाड़ी महंगी लगती है सर, गाड़ी और कपड़ों से तो ये पैसे वाला लगता है। इसकी फोटो खींचकर आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। जी सर। और ये गाड़ी के नंबर से ये पता करने की कोशिश करो ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर यहाँ देखिए, इतनी सारी लेडीज पर्स। सर मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कोई क्यों मारेगा उन्हें? शिवानी जी, आपने अपने पति की 4 दिन पहले मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। जी, वो ऑफिस का कह के गए थे लेकिन वापस घर आए ही नहीं। मैंने अगले दिन ही वाशी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई। आपके पति का किसी के साथ कोई झगड़ा? मुझे ये सब नहीं पता। ये 24 लेडीज पर्स दीपक की गाड़ी की डिक्की से मिली, क्या ये आपके? नहीं, ये पर्स मेरे नहीं है। एक बात बताइए, वो हमेशा ही अपनी गाड़ी ड्राइव करते थे या फिर कोई ड्राइवर रखा था? जी, हमारे एक ड्राइवर है प्रमोद, लेकिन पिछले 1 महीने से वो काम पे नहीं आ रहा है क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर खारगर पुलिस स्टेशन से ये फैक्स आया। ये तो दीपक का स्केच है, बस खाली मूंछों का फर्क है। आखिर ये चक्कर क्या है? कोई ना कोई राज हर किसी की जिंदगी से जुड़ा होता है।
लेकिन वो राज जो किसी की मौत से जुड़े होते हैं उन्हें सुलझा पाना आसान नहीं होता। एक पुलिस स्टेशन में पुलिस दीपक के कातिल की तलाश कर रही थी, तो वहीं दूसरे पुलिस स्टेशन की पुलिस दीपक को तलाश कर रही थी, और जो इल्जाम दीपक पर लगे थे उन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो ये पता ही नहीं था कि और कौन कौन से राज सामने आने बाकी हैं। क्या दीदी अभी तक नाश्ता रेडी नहीं किया? कब से भूख लग रही है मुझे, जल्दी देना। अभी नाश्ता बनने में टाइम है, अभी यही खा ले। और ये क्या है? हाँ, कितनी बार बोला ये बाल छोटे करा ले, जाके कोई अच्छी सी हेयर कटिंग करा ले, वरना कोई लड़की शादी नहीं करेगी तुझसे। दीदी तुझे कुछ पता है नहीं, ओल्ड फैशन हो गई है आजकल ना, लड़कियों को ऐसे ये बड़े बाल ही पसंद है। मान लूंगी, जिस दिन अपनी नजर से देख लूंगी ना उस दिन मानूंगी। लेकिन हाँ दीदी दिखा दूंगा, पहले तेरे पति का बिजनेस तो देख लूं, समझ लूं, उसके बाद इससे भी मिलवा दूंगा। अच्छा सुन, तेरे जीजा जी को ना सर पे ताता तैया करने की आदत है, तुझे बिल्कुल भी उनसे डरने की या दबने की जरूरत नहीं है। और तू अगर इस फैमिली बिजनेस में आया है ना तो अपनी काबिलियत की वजह से, कोई एहसान वहसान नहीं किया तेरे जीजा जी ने तुझ पे, समझा? दीदी तू और तेरा पति ना दोनों बैंग ऑपोजिट है। तू कहती है कि एहसान मत मानना, और तेरा पति है कि हर वक्त जताता रहता है कि वो मुझ पे एहसान कर रहा है। देख ले दीदी, अगर ऐसे ही चला तो मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा तेरे घर में। आ गई ऐसी करके, फोन उठाने पर मौत आती है तुझे, कब से फोन कर रहा हूँ। अरे हमारा फोन खो गया है। अच्छा, मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? और तेरे बाप ने पैसे जमा करवाए थे जो एक ही झटके में मेरे अकाउंट से 15,000 रुपए निकाल के उड़ा दिया। तुम अपनी ही धुनकी में लगे रहते हो ना, एक बार पूछोगे नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है? अच्छा, ऐसा क्या हुआ है? वो हम खारघर से वाशी स्टेशन की तरफ जा रहे थे। अरे आप तो ऐसी हालत में आपको ज्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए, मेरी पत्नी को भी बहुत तकलीफ होती थी। आप कहें तो मैं कहीं आपको छोड़ दूं? लेकिन हमें वाशी की ओर जाना है। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आइए ना छोड़ देता हूँ आपको, आइए आइए प्लीज। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को इतनी तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। अरे हम तो भूल ही गए, हमें ना पैसे निकालने हैं। क्या आप एटीएम के पास कार रोक देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मैं निकाल कर ले आता हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं। 500 रुपये निकालना है। जी, और पिन? 2211। तूने कार्ड और पिन उस आदमी को दे दिए और उसने निकाले अकाउंट से पैसे। अल्लाह कसम यही हुआ था, वो उसने कोई जादू टोना सा कर दिया था कि मैं उसकी बातों में आ गई। इतना झूठ बोलती रही औरत। हम सच कह रहे हैं, वो किसी बड़ी महंगी गाड़ी में आया था, दिखने में भी शरीफ दिख रहा था, और पैसे की खुशबू तो मानो उसके बदन से आ रही थी। अब ऐसे आदमी पे किसको भरोसा नहीं होगा? शिंदे समझ में नहीं आ रहा है, ये दीपक करमरकर इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी का मालिक है, लेकिन खारघर पुलिस स्टेशन के मुताबिक दीपक करमरकर ने किसी रेशमा करवे का एटीएम लेकर उसके अकाउंट से पैसे चुराए। चक्कर क्या है? सर, रेशमा का पति। क्या नाम है तेरा? गणेश। गणेश, हमको ना तेरी बीवी से बात करनी। कहाँ है वो? वो तो भाग गई। भाग गई? कहाँ भाग गई? अरे हम पर क्यों बरस रहे हो? भरोसा नहीं है तो पुलिस से जाकर पूछो। हाँ हाँ, पुलिस के पास भी जाऊंगा, कचहरी भी जाऊंगा, तलाक के लिए। तलाक? इतनी सी बात के लिए? तेरा झूठ सुन सुन के थक गया हूँ, या तो तू मेरे 15,000 रुपए दे या फिर तलाक दे दे। साहब मुझे लगा एक दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन वो तो गायब ही हो गई। तब मुझे लगता है ना वो उसी गाड़ी वाले के साथ भाग गई। सच बोल रहा है? सर मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोले तो मेरी गली कुत्ता काट खाए मुझे। तेरी गली का कुत्ता काटे ना काटे, तू झूठ बोलेगा ना तो हम जरूर काटेंगे। फिलहाल ये शहर छोड़कर जाना नहीं, समझा ना? और तेरी बीवी रेशमा आई ना तो उसे यहाँ लेकर आना, हमें उससे बात करनी है। चल रिवर्स गियर डाल और निकल इधर से। सर आपको क्या लगता है, ये सच बोल रहा है? सुनिए, सच झूठ का तो पता नहीं है, लेकिन इस गणेश से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो लोग जुड़ते हैं। एक दीपक जो मर चुका है, और एक इसकी बीवी रेशमा जो भाग चुकी है। इस पर नजर रखो और रेशमा को कहीं से भी ढूंढ के निकालो, और ये दीपक की गाड़ी को और मोबाइल के जीपीएस सिस्टम को ट्रैक करो,
और वो जहां जहां गया था वो एरियाज के सीसीटीवी कैमरा को खंगालो। जी सर। सर, दीपक के ऑफिस से पता चला है कि दीपक की कुछ दिनों पहले एक पर्स मैन्युफैक्चरर के साथ बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी। कौन है ये लोग? आई एम श्योर मिस्टर जयंत कि आपकी बेटी काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं आपकी कंपनी को फाइनेंस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट हैं, जीव हत्या के खिलाफ। ऐसे में किसी प्योर लेदर के बिजनेस में इन्वेस्ट करके मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे बकवास प्रपोजल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप मिस्टर दीपक। आप लोग जा सकते हैं। हम लोग यहाँ बिजनेस प्रपोजल लेके आए थे, भीख मांगने नहीं, जो इतना आखड़ दिखा रहे हैं आप। पैसा होना तो अकड़ आ ही जाती है। सिक्योरिटी! मिस्टर दीपक, याद रखूंगा इस बेइज्जती को। आपकी बेटी के बिजनेस आइडिया को दीपक ने फाइनेंस नहीं किया था ना, जाहिर है एक बाप को गुस्सा तो आया होगा। आया था सर, लेकिन सर एक बिजनेसमैन अपना बदला बिजनेस में आगे बढ़कर लेता है, किसी का खून करके नहीं। तो आपकी फैक्ट्री से निकले लेडीज पर्स दीपक की गाड़ी में क्या कर रहे थे? सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने सारे पर्स दीपक के कार के डिक्की में रखे, फिर उसका मर्डर किया, क्या कह रहे हैं सर आप? सर इनफैक्ट ये बैग्स हमारे कंपनी की है ही नहीं। इसकी डिजाइन्स देखिए कितनी लोकल है, ये ना आपको सड़क पे आराम से मिल जाएगी। कंगना ऐश्वर्या आलिया की पसंद, ले लो 300 रुपए 300 रुपए 300 एम 300 फिक्स प्राइस है, नो बार्गेनिंग। और ये? हाँ ये भी 300 है ना, बार्गेनिंग नहीं है मैम। अरे कल ही खरीदा मम्मी ने, प्रियंका ने अपनी शादी में पहना था ना, बिल्कुल वैसा ही है, एकदम चटक लाल, ऊपर से गोल्डन वर्क है, सिल्वर भी। तू देखना, पहनूंगी ना तो प्रियंका से भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। तू आ रही है ना? ये तो दीपक की स्केच है, लेकिन ये मूंछ है। मैंने तो इतने सालों में उन्हें कभी मूंछों के साथ नहीं देखा। देखिए मैडम, नकली मूछें लगाना बहुत आम बात होती है। मैं कुछ समझी नहीं, बात क्या है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पति बिल्कुल ऐसे नहीं थे। अरे उनका मर्डर केस सॉल्व करने के बजाय आप लोग उस पर घिनौना आरोप लगा रहे हैं। ये एफआईआर रिपोर्ट 1 महीने पहले दर्ज की गई थी। देखिए शिवानी जी, हर इंसान के अलग अलग रूप होते हैं। क्या आपके पति दीपक की जिंदगी का ऐसा कोई पहलू था जो शायद छुपा कर रखते हो? मुझे नहीं लगता। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने मना किया था ना कमरे से बाहर निकलने के लिए। चलिए अंदर जाइए, अंदर जाइए। प्लीज अंदर जाइए ना। ये आपका ड्राइवर प्रमोद, ये कितने साल से काम कर रहा था? बहुत साल हो गए उसे। रोहन जब छोटा था तब से है वो। और दीपक ने उसे मेरे और रोहन के लिए ही रखा था। अपनी गाड़ी वो खुद ही ड्राइव करते थे। शिवानी जी, दीपक के कॉल रिकॉर्ड से हमें ये पता चला है कि आखिरी बार बात उनकी आपके साथ हुई थी। कोई खास बात? नहीं, मैं तो बस उन्हें यही पूछ रही थी कि वो कब तक घर लौटेंगे, और उन्होंने कहा 1 घंटे में। शिवानी, बस रोज रोज एक ही सवाल। अरे जो बनाओगे खा लूंगा। हाँ पहुंच रहा हूं 1 घंटे में। हाँ हाँ ऑफिस में ही हूं, आ रहा हूं ना, रखो अभी। दीपक, क्यों आते हो यहाँ पर? मेरी साफ सुथरी बातें तुम्हें समझ नहीं आती? इस दुनिया में साफ सुथरी बात कोई होती ही नहीं है। ए जीजू, और क्या चल रहा है? टाइम पास चल रहा है। तू बता, कैसा लगा रिसोर्ट? सच कहूं, मजा नहीं आ रहा है, एकदम बोरिंग है। अच्छा, और बोरिंग क्यों लग रहा है तुझे? जीजू, जहां इतनी मनुसियत हो वहां बिजनेस कैसे बढ़ेगा? अभी देखो, ये क्या टांगा हुआ है आपने? ये देखो, ये क्या टांगा हुआ? क्या कर रहा है तू? 1 मिनट, ये अरे बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। जीजू, आजकल वर्ल्ड में ब्रांडिंग सब कुछ है, जो दिखता है वो बिकता है।
आप यहां ना अपनी एक बड़ी सी पिक्चर टांगो किसी सेलिब्रिटी के साथ, एकदम स्टाइलिश। तेरे दिमाग का पुर्जा हिल गया है? क्या करा ये? याद रख, तेरी बहन की वजह से तेरा पागलपन झेल रहा हूं मैं, समझा तू? और मेरी बड़ी वाली फोटो लगा के क्या होगा? क्या होगा? आप एक बार करके तो देखो, फिर देखो बिजनेस कहां से कहां जाता है। बिजनेस जहां जाना है वहां जाएगा। पहले ये फ्रेम्स तू वापस जगह पे लगा। जीजू, मैं ना एक फोटोग्राफर लेके आता हूँ, पिक्चर तो आपकी लगाऊंगा मैं। रेडी रहना। सर, हमने दीपक के ऑफिस के सारे पेपर्स और बाकी के रिकॉर्ड्स भी चेक किए, पर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे कि साबित हो सके कि वो पर्स स्मगल किए गए। सर, दीपक के कांटेक्ट में किसी सस्पिशियस पर्सन का नाम भी नहीं। उसका ड्राइवर प्रमोद, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, हम उसके गांव गए थे, उसकी डेथ हो चुकी है सर। व्हाट? हाँ सर, एक बीमारी के चलते काफी पहले उसकी डेथ हो चुकी है। वैसे सर, क्राइम स्पॉट के आसपास की सीसीटीवी फुटेज मैंने मंगवाई है, पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं कमिश्नर के ऑफिस से फोन करवाता हूँ। सर एक अच्छी खबर है। सर, हमें दीपक की कार में से जो बैग्स मिले थे उनमें से 2 के बोनाफाइड सीरियल नंबर से पता चला है कि वो क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए थे, अनीता कश्यप और श्रेया खट्टर के नाम से। उन दोनों से पूछताछ करो और उनसे पता करो कि उनके पर्स दीपक की गाड़ी में क्या कर रहे थे। हेलो, अनीता कश्यप जी, मैं नवी मुंबई पुलिस थाने से बात कर रही हूँ। मुझे आपसे एक बैग के सिलसिले में बात करनी थी जो आपने पूना से खरीदा था और अब शायद आपसे खो गया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरा कोई पर्स नहीं खोया है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा कॉल करूंगी। जी। हेलो सर। प्लीज हैव अ सीट। सीवी लाई हो? जी सर। मेरा एक फैमिली बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस को रिवाइव करके रीलॉन्च करना चाहता हूँ। आई होप तुम बड़े अकाउंट्स हैंडल कर पाओगे। जी बिल्कुल सर। गुड। अनीता, आज मैं तुमसे बिजनेस के रिगार्डिंग मिलने नहीं आया हूँ। एक्चुअली मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें और अच्छे से समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, एक अच्छे दोस्त की तरह। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे अनीता। कुदरत ने मर्द और औरत को बनाया ही ऐसे है। अनीता, अनीता बेटा नीचे आ जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। सर, भाई अनीता कश्यप से बात हुई है। उसका कहना है कि उसका कोई पर्स चोरी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन खरीदा तो उसी के कार्ड से गया था ना। जी सर, मुझे लगता है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स निकालो। और वो दूसरी लड़की श्रेया खट्टर, उसका क्या हुआ? ये वही है मैम। दीपक? पर सर, उसने तो मुझे अपना नाम केशु बताया था। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। मैंने उससे सच्चा प्यार किया था सर। लगता है ये दीपक नाम बदल कर सारे क्राइम्स करता था। कहाँ मिली थी तुम उसे? सर, वाशी मॉल में। मैं वहाँ पर एक सेल्स गर्ल का काम करती थी। सर, मुश्किल से 1 हफ्ते बाद ही उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। हम 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए गोवा गए थे। सर, सब कुछ मेरे लिए सपने जैसा था, लेकिन सर सपने तो टूट जाते हैं ना। और ये मुझे गोवा में छोड़कर कहीं गायब हो गया। कितने साल पहले की बात है ये? सर, करीबन 1 साल हो गया। मुझे उसके साथ बिताया हुआ हर पल अच्छे से याद है। सर, उसने मुझसे जबरदस्ती अपने लिए एक महंगा मोबाइल खरीदवाया। शिंदे, लेकिन हमें तो एक भी मोबाइल नहीं मिला। अरे क्या कर रही है आप? अरे वहाँ पे कुछ नहीं है मैडम, आप क्या ढूंढ रही है मुझे बताइए ना।
देखिए वहाँ मत जाइए, वहाँ कुछ नहीं है। मैम रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। मैम ये क्या कर रही है मैम, आप मुझे बताइए ना, आप क्या ढूंढ रही है? मैडम ये आप क्या कर रही है? रुक जाइए, मुझे बताइए तो आप क्या ढूंढ रही है मैडम? सर पूरा ऑफिस तो आपने छान मारा, अब बॉस के कैबिन में सर आप लोग क्या कर रहे हैं? चुपचाप खड़े रहिए आप, अच्छे से चेक करना वहाँ पर। क्या ढूंढ रही है मैडम? अरे रुक जाइए ना मैम। हाँ सर, ये सब फोन उसी के हैं। और हाँ सर, ये फोन मैंने खरीदा था केशु के लिए, अपने केशु के लिए। बकवास करिए सर, सरासर बकवास करिए। ये कह रही है कि मेरे पति ने इसे 1 हफ्ते तक गोवा में यूज किया। अरे उनका मर्डर हुआ और तुम उनके नाम पर कीचड़ उछाल रही हो। झूठ बोल रही है सर, झूठ बोल रही है। और आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रही है? क्योंकि सर मेरे पति किसी भी औरत के साथ कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो गए थे। जब किसी की मौत होती है तो चाहे ना चाहे हमारी संवेदना उसके साथ जुड़ जाती है, लेकिन मौत के बाद दीपक का जो चेहरा पुलिस के सामने आ रहा था उससे उलट दीपक के चरित्र पर सवाल उठ रहे थे। क्या सच में दीपक वैसा ही था जैसा पुलिस की जांच में नजर आ रहा था, या इस सब के पीछे कोई गहरी साजिश थी? जीजू कैसे उजड़े हुए चमन भर्ती कर रखे हैं आपने? ऐसे तो आपकी बगिया में कभी बाहर ही नहीं आई। जीजू रिजॉर्ट ना हैपनिंग टाइम स्पेंड करने के लिए, हैपनिंग टाइम, ऐसे कब्र में लटके लोगों को देखने के लिए नहीं। ओ जीजू डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं ना इस रिजॉर्ट की काया पलट कर दूंगा। केशु तुझे याद है कि तू भूल गया कि यहाँ पे तेरी बहन पार्टनर है, तू नहीं। मुझे से कुछ फर्क नहीं पड़ता जीजू, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे ना सिर्फ परफेक्शन पसंद है, और मैं इस जगह को परफेक्ट बना के रहूंगा। ये दीपक करमरकर की ट्रैवल हिस्ट्री को चेक करो और पता करो कि वो दोनों औरतें, दीपक की बीवी और वो श्रेया, वो दोनों जो क्लेम कर रही है उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं? जी सर। सर दीपक ने अम्मी को भेजने के लिए मेल लिखी थी लेकिन भेजी नहीं थी। ये दीपक के मेल बॉक्स के ड्राफ्ट से मिली है सर। ये अम्मी मतलब वही है ना जो पर्स के बिजनेस के फाइनेंस के सिलसिले में दीपक से मिली थी? जी सर। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया को सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। सर मेरे फादर इन लॉ कल शाम से मिसिंग है। मैंने काफी बार उन्हें फोन ट्राई किया लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। आपका किसी और शहर में या गांव में घर है, उसका कोई एड्रेस हो तो दीजिए। सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ 10 दिनों से उन्हें जानती हूँ। 10 दिन पहले ही हमारे घर रहने आए थे। तुम शिवानी हो ना? हाँ लेकिन आप? मैं दीपक का पिता। लेकिन पापा। हाँ खुश रहो, खुश रहो। इतने साल बाद आखिर आपने हमें माफ कर ही दिया। थैंक यू सो मच पापा। अरे तुम देख क्या रही हो, पैर छुओ। अरे रोहन बेटा जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। कम 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 कम। ये देखो दादू आए हैं, नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। इसका मतलब है आपकी और दीपक की शादी दीपक के पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ हुई थी? जी सर, मैं दीपक से उम्र में बड़ी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए शायद वो मुझे पसंद ही नहीं करते थे। और इतने साल के बाद वो अचानक से घर आ गए? हाँ सर, 8 साल बाद। और आपका कहना है कि आपको शादी से पहले ही पता था कि दीपक को औरतों में इंटरेस्ट नहीं है, और फिर भी आपने शादी की? जो इंसान किताब की तरह आपके सामने अपनी जिंदगी के पन्ने खोल के रख दे, उस पर तो भरोसा करना ही पड़ता है ना सर। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो मुझे पत्नी के सब अधिकार देंगे सिवाय एक अधिकार को छोड़कर, और हम बच्चा भी IVF के थ्रू करेंगे। मुझे एक बात बताइए, दीपक की मौत में और आपके ससुर के मिसिंग होने में आपको कोई कनेक्शन लग रहा है? मुझे कुछ नहीं पता सर। लेकिन हमने पता किया, श्रेया झूठ नहीं बोल रही थी। श्रेया ने केशु के बॉडी पर एक बर्थ मार्क के बारे में बताया था, जो वाकई में दीपक की बॉडी पर था। इनफैक्ट श्रेया के पहले रेशमा ने भी दीपक के बारे में कंप्लेंट दर्ज की थी, और अब रेशमा भी मिसिंग। जब आपको लगता है कि दीपक इतने सालों तक मुझसे झूठ बोल रहा था, वो धोखेबाज है, वो एक पर्वर्ट है, और समाज में अपना परिवार दिखाने के लिए मुझसे उसने शादी की, तो ये भी बता दीजिए ना कि उसके पिता कहाँ है।
कैसे लगी? किसने किया ये सब? अपने पति से पूछ। जी मैं शिव करमरकर को ढूंढ रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं ही हूँ शिव करमरकर। क्या दीपक करमरकर के पिता आप हैं? जी हाँ, दीपक का पिता मैं ही हूँ। दीपक क्यों आते हो यहाँ पर? मेरी साफ सुथरी बातें तुम्हें समझ नहीं आती? इस दुनिया में साफ सुथरी बात कोई होती ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? दीपक ने तो खुद बताया था कि वो उसके पिता है। हमने सब पता कर लिया। दीपक का असली पिता वो नहीं कोई और है, और उसने हमें बताया कि आपने पैसों के चक्कर में दीपक से शादी की। झूठ बात, बकवास कर रहा है वो। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि बकवास आखिर कर कौन रहा है, और गेम किसने खेला है? आपने, दीपक के नकली पिता ने, या फिर दीपक अपने ही किसी गेम का शिकार बन गया? और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आपको हमारा मेहमान बनना होगा। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए मुझे। सर, दीपक के घर से जो हमें फोन्स मिले थे उन सभी को हमने डिकोड किया, और उनमें से एक फोन में सर हमें ये इमेजेस मिली। अवनी, इन सारे इमेजेस के सोर्सेज निकालने होंगे। जी सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से सीसीटीवी फुटेज आई। अरे लेकिन अंदर आने की क्या जरूरत है? बात करो ना बाहर से। उतरो, गाड़ी से उतरो। देखो, क्या चाहिए तुम्हें? गाड़ी चला। देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए मैं जितना बोलोगे उतना दूंगा। चाकू उठाओ। बोला ना, गाड़ी चला। सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अश्योर किया है कि वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करके हमें इन्फॉर्म करेंगे कि दोनों आदमी उनके हैं या नहीं, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। एक काम करो, अपने सारे खबरियों को अलर्ट कर दो। हो सकता है कि नकली ट्रैफिक पुलिस वाले भाड़े के कॉस्ट्यूम लिए। आसपास के एरिया के सारे कॉस्ट्यूम वालों से भी पूछताछ करो। जी सर। हेलो, क्या? आपने कब देखा इसको? सर करीब 2 घंटे पहले जब मैं यहाँ आई तब वो ऐसे ही थी। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा शांति, एम्बुलेंस बुलाओ। जी सर। सब मेरी ही गलती है। आपकी गलती? मैं कुछ समझा नहीं। सर, एक और लड़की 3 दिन पहले गायब हुई थी। एक लड़की 3 दिन से गायब थी और आपने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं की? सर मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत डर गई थी। मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे इस पीजी की बदनामी हो। सर, एम्बुलेंस आ रही है। मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए सर। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो मेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा देंगे। तुमने उस बंदे की शक्ल देखी थी? नहीं सर, उसने मास्क पहना हुआ था। आज की सबसे बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी के मालिक दीपक करमरकर की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी, लेकिन असल जिंदगी में वो विक्टिम नहीं, एक क्रिमिनल थे। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि एक और बड़ी खबर आई है नवी मुंबई से 2 लड़कियों के रेप होने की। आखिर मुंबई जैसे शहर में डबल रेप, कहाँ गया प्रशासन जिन्होंने ये दावा किया था कि लड़कियां मुंबई में सुरक्षित हैं? आइए जानते हैं कि अपोजिशन पार्टी का इस। सर, एक और लड़की की रिपोर्ट आई है जिसे मार्केट एरिया में टारगेट किया गया। मॉडस ऑपरेंडी यहाँ की क्राइम से मिलती जुलती है। पहले लड़की को प्यार में फंसाया, फिर होटल में ले जाकर ब्रूटली रेप किया। लड़की का कहना है कि लड़का क्लीन शेवन था और उसने कैप पहन रखा था। लेकिन सर, इस बार ये कांड नवी मुंबई में नहीं, बैंगलोर में हुआ है। बैंगलोर में? हाँ सर, हो सकता है कोई कॉपी कैट हो। वहां की कोई सीसीटीवी फुटेज मिली? हाँ सर, मिली है, पर क्लियर नहीं है। इसमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अवनी, नवी मुंबई के पीजी से जो लड़की गायब हुई थी रोहिणी, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, उसका मोबाइल पीजी में ही बंद हो गया था
और उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी कुछ सस्पिशियस नहीं दिखाई दे रहा। एक बंदा पीजी में घुसता है, एक लड़की को रेप करता है, एक लड़की को उठाकर चला जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। पुलिस समझ नहीं पा रही कि अगर दीपक को मर्द पसंद थे तो उसने औरतों और लड़कियों के साथ बलात्कार क्यों किया। सवाल कई थे, लेकिन इनके जवाब अब वही लोग दे सकते थे जिन्होंने दीपक को फंसाया था। पुलिस ने अपनी छानबीन तेज कर दी थी। हर जगह उसकी नजरें थी, मार्केट, होटल्स, मॉल, खास तौर से नवी मुंबई इलाके में। और 1 महीने के बाद उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। ये देखिए, इट्स कंफर्म सर, उस सुनसान जगह पे जो लाश मिली है वो रेशमा करवे की है। उसके मोबाइल के जीपीएस की हिस्ट्री ट्रेस करो और देखो कि वो जहां जहां गई है वहां कौन कौन से नंबर्स एक्टिव हैं और देखो कि उनमें से कोई कॉमन नंबर्स मिलते हैं क्या। ओके सर। और एक बात है सर, दीपक की मौत के 1 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस की फुल कॉस्ट्यूम रेंट पर ली गई थी। हम ट्रेस कर रहे हैं सर, और दीपक के नकली बाप को ढूंढने के लिए खबरियों को भी काम पर लगा दिया है। सर हमने कुछ नहीं किया सर, हमने नहीं मारा सर, दीपक को नहीं मारा सर। दीपक को कैसे जानते थे? सर वो हम लोग एक होमोसेक्सुअल हनी ट्रैपिंग रिंग से जुड़े हुए थे सर। होमोसेक्सुअल हनी ट्रैपिंग रिंग? हाँ सर, जो आदमी ऑनलाइन गे पॉर्न सर्फ करते थे वो लोग सर हैकर के थ्रू उन्हें ट्रैक करते थे सर, उन्हें फंसाते थे सर और फिर ब्लैकमेल करते थे। दीपक को भी उन लोगों ने ऐसे ही फंसाया था सर। दीपक को? हाँ सर। हाँ सर, दरअसल सर वो दीपक है ना सर, उसे मर्द पसंद थे, इसलिए उन्होंने जिमी को थ्रू उसका फंसाया सर। और सर फिर मुझे ऑर्डर दिया उसको ब्लैकमेल करने के लिए। तुम पैसा निकालते हो या मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को बता दूं सब? देखो, मैं पैसे दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तुझे जितना टाइम चाहिए उतना ले, लेकिन तब तक मैं तेरे इस घर में रहूंगा, तेरा बाप बन के। सर फिर किसी ने दीपक का खून कर दिया सर, मैं बहुत डर गया सर, इसलिए मैं उस घर से भाग गया सर। तुम लोगों को ये ऑर्डर्स कौन देता था? वो ऑर्डर्स अलग अलग नंबर से आते थे सर, हमें तो ये भी नहीं पता सर कि वो एक आदमी या बहुत सारे। शिंदे, इनसे सबके नंबर्स लो। जी सर। सर जिम्मी और उसके साथी ने हमें 18 नंबर्स दिए हैं, इसमें से बहुत से नंबर इंटरनेशनल्स हैं जो कि वीपीएन्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। कुछ नंबर बंद हैं, लेकिन कुछ नंबर सर उस एरिया में भी एक्टिव थे जहां से हमें रेशमा की बॉडी मिली। शिंदे, ये 2 नंबर्स देखो, ये दोनों नंबर्स दीपक और रेशमा दोनों के केस को कनेक्ट कर रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि इन्हीं 2 नंबर्स से दीपक को ब्लैकमेलिंग के कॉल्स आते होंगे और यही 2 नंबर्स जहां से रेशमा की बॉडी मिली वहां पर एक्टिव है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये ब्लैकमेलर्स आदमी को शिकार बनाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठते थे, तो सर सिर्फ 15,000 रुपयों के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को किडनैप करके क्यों मारेंगे? सर हो सकता है कि इस केस से और भी रेप और किडनैपिंग के मामले जुड़े हों और ये दीपक उसी ग्रुप का कोई हिस्सा हो। शिंदे, जितने नंबर्स बंद आ रहे उसके बारे में भी जितना पता कर सको वो करो। और वो अनीता जिसने क्रेडिट कार्ड चोरी होने की 1 महीने बाद कंप्लेन की, उसे तो घुमा फिरा कर पूछो। मुझे डाउट है कि वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। और वो श्रेया जिसने अपनी पहली कंप्लेन में ये कहा था कि दीपक ने नाम बदल कर उसे फंसाया था, इन दोनों से बराबर पूछताछ करो, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। रुको ना,
थोड़ी देर बात करते हैं। सर, मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरी। मैं आज भी आपसे ये बात कहती हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया है और मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। करती हूँ और करती रहूँगी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और इसी सच्चे प्यार के लिए जो उसने मुझसे कहा मैंने वो सब किया सर। पेशू रंगनाथन, मास्टरमाइंड विद क्रिमिनल मेंटालिटी। तुम्हें देखकर मुझे अफसोस होता है। एक जीनियस स्टूडेंट रह चुका है, MBA किया है और कॉलेज से हैकिंग शुरू कर दी, और अपनी सबसे बड़ी गेम खेली तूने अपने हमशक्ल दीपक करमरकर को मार कर। क्यों किया ये सब? तो मैंने मजाक मजाक में हैकिंग के थ्रू ये गे लोगों को ट्रेस करना शुरू कर दिया जो कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। लेकिन बाद में समझ में आया कि इससे तो मैं काफी पैसा कमा सकता हूँ। दीपक को भी मैंने ऐसे ही अपना शिकार बनाया था और शिकार बनाकर मार दिया। आर्टिस्ट हूँ मैं सर, आर्टिस्ट। किसी को भी अपने काबू में कर सकता हूँ। और ये जो लड़की लोग होती है ना सर, ये ना बहुत बेवकूफ टाइप की होती है। डोंट माइंड मैडम, बट दैट्स द ट्रूथ। इनसे आप थोड़ा सा बाबू शूना हनी बोल दो, मक्खी की तरह चिपक जाती है। पर क्या करें सर, बॉडी को जो चाहिए तो चाहिए। तो पहले थोड़ा सा मुंह लगा लो और फिर जब चिपकने लगे ना तो दूसरे शिकार की तरफ शिफ्ट हो जाओ। बस सिंपल है। दीपक की कार से 24 पर्स मिले थे, वो सब क्यों किया तूने? वो भी तेरा मजाक था या फिर कोई पर्सनल खुन्नस? डोंट माइंड। तो मैंने पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए किया था। जो उसने मुझसे कहा मैंने वो सब किया सर। एक औरत ने पुलिस में मेरी शिकायत की है। मैं लंबे समय के लिए जेल जा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात भी समझोगी और मेरी मदद भी करोगी। श्रेया एक आदमी है, दीपक करमरकर, हूबहू मेरी शक्ल का। श्रेया, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। मैं उसका खून करूँगा, बस तुम्हें उसे आइडेंटिफाई करना। सर, आप लोग ना मुझे कभी पकड़ नहीं पाते। और तो मुझे उस सर फिरी लड़की रेशमा ने फंसा दिया। या तो हमारे पैसे अभी के अभी हमें वापस कर दो, या हम तुम्हारी कार का नंबर पुलिस को देके आ रहे हैं। और तुम्हारा ये हुलिया तो हम पहले ही पुलिस को बता चुके। तुमको पैसे चाहिए ना? मैं अभी तुम्हारे पैसे ला कर दूं। रुको, 2 मिनट लगेंगे। तो अब तक कितनी औरतों को बेवकूफ बनाकर उनका रेप कर चुका है? 1 मिनट सर। सर एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, यही कुछ 50-60 होंगी। मानना पड़ेगा, प्लान एकदम परफेक्ट था तेरा। तूने बड़ी आसानी से पुलिस के सामने यह साबित कर दिया कि सारे क्राइम्स दीपक करमरकर ने ही किए थे। लेकिन तू तो पुलिस रिकॉर्ड से काफी दूर था। तो बैंगलोर वाला कांड? सर, आप कभी बैंगलोर गए? सर, बहुत ही सुंदर जगह है। तो बस मार्केट में एक लड़की को देखा और उसके पीछे पीछे चला गया बस। रोहिणी कहाँ है? क्या हुआ? वो पीजी का डबल रेप केस, सोनिया, रोहिणी को तूने ही उठाया था ना? कहाँ है रोहिणी? दीपक करमरकर केस में एक नया मोड़ आया है। असल जिंदगी में दीपक क्रिमिनल नहीं बल्कि विक्टिम थे और उन पर सारे लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद थे। जितने भी क्राइम हुए थे वो दीपक ने नहीं बल्कि उसके हमशक्ल केशु ने किए थे। शिवानी जी, हमें माफ कर दीजिए।
मैं जानता हूं कि हमारी वजह से आपके परिवार की काफी बदनामी हुई है, लेकिन कई बार झूठ की परतें खरोचते वक्त हम पुलिस वालों से भी गलती हो जाती है। वी आर वेरी सॉरी। किसी ने नहीं सोचा था कि दीपक के केस का अंत ऐसे होगा। दीपक काल का शिकार सिर्फ इसलिए बना क्योंकि उसका चेहरा केशु से मिलता था। यह बात डरने के लिए काफी है कि कोई अपनी जिंदगी के सुख दुख का लेखा जोखा संभाल रहा है और उसे सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसकी पहचान किसी और के काम आ सकती है। केशु जैसे अपराधी को इस समाज में रहने का हक नहीं है, लेकिन यह सच है कि उसके जैसे ना जाने कितने अपराधी हमारे समाज में हमारे बीच रहते हैं, मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता। हमारी और हमारे अपनों की खुशनुमा सुरक्षित जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन इसके लिए हर वक्त हमें सचेत और सतर्क रहना चाहिए। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।